नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। म्यूजिक किसी भी भाषा के अंदर हो, हर किसी को कनेक्ट करता है। हम दुखी होते हैं तब भी म्यूजिक सुनते हैं, जब खुश होते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, जब किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो भी म्यूजिक सुनते हैं। रीजन चाहे कुछ भी हो, म्यूजिक सुनना हमारी एक आदत सी बन गई है। और आज इस खास मुलाकात में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने सुरों का, आवाज़ का जादू इतना बिखेरा है कि लोग उनके कायल हो चुके हैं। हम भी उनके दीवाने हैं। उन्हें मैं बॉलीवुड सिंगर कहूँ, राजस्थानी फोक सिंगर कहूँ या फिर वकील कहूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर सिंगर रविंद्र उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अमीशा जी, थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ कोरियोग्राफर कम प्रोड्यूसर पंकज राव जी भी मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका एक नया सॉन्ग आ रहा है भाभी तेरी स्वैग वाली, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शादियों का सीजन भी है और दर्शक आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं जब आप कुछ नया लेके आए तो उसके अंदर कुछ नया मोमेंट, कुछ नया टच देखने को मिले। तो क्या कुछ इस सॉन्ग के अंदर दर्शकों को देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे तो इस गाने के बारे में ज़्यादा पंकज जी आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन इस गाने की बस एक ख़ास बात ये है कि इस साल शादी के सीज़न में, इस सीज़न से इनफैक्ट जब भी भाभियाँ किसी गाने पर डांस करना चाहेंगी तो वो ये गाना उनके प्रेफरेंस में होगा। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया गाना बना है। एक बार जब भी आप ये हम सुनेंगे इस गाने को तो बहुत मज़ा आने वाला है इस गाने के साथ में। और ये नया गाना जिसका वीडियो हम लोगों ने रिसेंटली शूट किया है जी सर, पंकज जी के निर्देशन में, और इनकी कोरियोग्राफी, इन्होंने मुझसे कुछ स्टेप्स भी करवाए डांस के, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है जी। तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्वैग वाली भाभी। पंकज जी, हम आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये आपका फोर्थ सॉन्ग है जिसको आपने प्रोड्यूस किया। इससे पहले मतलब आप कोरियोग्राफी भी साथ साथ में करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है एज अ प्रोड्यूसर? एज ए प्रोड्यूसर मेरा ये थर्ड प्रोजेक्ट है, और रविंदर सर ने जिस तरीके से इस गाने को गाया है उसमें एक पारिवारिक खुशबू भी है। क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी म्यूज़िक बनाते हैं, तो उसको कंपोज करने से पहले उसकी वाइब चाहिए होती है, उसकी खुशबू चाहिए होती है जिसके रिलीजन से हम बना रहे हैं। राइट। तो अभी भाभी तेरी स्वैग वाली के लिए हमारे को एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जिसमें सब भाभियाँ थोड़ी सी स्वैग फील करें, डांस करें। तो काफ़ी रिसर्च के बाद हमें सर से बेटर आवाज़ कुछ लगी नहीं। आपके साथ रविंदर जी का ये पहला सॉन्ग है, इससे पहले भी आपके साथ? इससे पहले मैं इनके प्रोजेक्ट्स में एज ए कोरियोग्राफर होता था, अब मैं इनके लिए प्रोड्यूसर हूँ। वो एक्सपीरियंस भी अमीशा जी बहुत अच्छा था। जब मैं पहली बार पंकज भाई से मिला था तब मैं एक गाना हम लोग शूट कर रहे थे, जयपुर की गर्मी, जो कि दर्शकों ने बहुत पसंद किया है उस गाने को। हाँ, वो बहुत अच्छा, काफ़ी तो अच्छा उस गाने का जो शूट चल रहा था तो वो कोरियोग्राफी पूरी इन्होंने पंकज जी ने की थी। तो मैं जैसा कि कह रहा था, मेरे लिए डांस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैं गाना तो गा लेता हूँ, डांस मुझसे नहीं होता। तो वो इन्होंने बड़े टिपिकल स्टेप्स करवा लिए थे उस गाने में भी, और इस गाने में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो वो हमारी पहली मुलाकात थी, और उसके बाद यूँ तो खैर हम लोग लगातार संपर्क में रहते ही हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन किसी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करके जब कुछ तैयारी होती है, हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। जब पंकज का फ़ोन मेरे पास आया था इस गाने को करने के लिए, तो इन्होंने बताया कि भैया ऐसा हम लोग एक गाना करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, लेकिन मैंने कहा भाई अच्छा, मैं आपको एक बात, बड़ी ज़ोरदार बात बताता हूँ। शायद मेरे जो दोस्त हैं इस वक्त, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि रविंद्र ने ये वाला गाना कैसे कर लिया। उसका कारण है कि मैं नॉर्मली जो भी गाने करता हूँ उसमें मेरा फोकस होता है कि लिरिक्स एकदम साफ़ सुथरे क्लीन लिरिक्स होने चाहिए, अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। लिरिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई गाना गाते हैं और उन शब्दों को जब हम अपने स्वरों में लेकर आते हैं तो वो आपका व्यक्तित्व को दिखाता है कि भाई तुम खुद की कैसी सोच है कलाकार की। तो मैंने आज तक एक भी गाना वो बॉटल स्कर्ट और सैंडल हील वो सब पे मैंने नहीं गाया है। तो मैं घबरा गया जब उन्होंने कहा कि भाभी तेरी स्वैग वाली। मैंने भाई देख, गाना पूरा पढ़ूंगा उसके बाद गाऊंगा। पहले कहा लिरिक्स भेजो, तो मैंने लिरिक्स देखी, तब समझ में आया कि वो गाने में ऐसा
जो स्वैग जो है उस शब्द को एक सिर्फ एक बोलना चाहिए कि अट्रैक्शन के रूप में यूज़ किया गया, बाकी बिल्कुल एकदम क्लीन साफ सुथरा संस्कारी गीत है, कहीं घबराने की बात नहीं है। रविंदर जी, आपने कहा कि आप नॉन डांसर है, तो जब आप ये कोरियोग्राफ कर रहे थे तब आपने ये बोला नहीं कि मुझे ऐसे इजी स्टेप्स देना जो मैं कर पाऊँ जल्द से मैं तो जल्द? लगातार इनसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहा, मैंने कहा भाई देखो डांस यार मेरे को नहीं आता है दोस्त, थोड़ा ठीक से करा। अरे बोले दादा आप टेंशन मत करो। इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से ना उसको जिस तरह, अब क्योंकि ये कोरियोग्राफर्स की और जो गुणी कोरियोग्राफर्स होते हैं जो सीखे हुए होते हैं अपने गुरुजन से, उनके पास वो ट्रिक हमेशा होती है कि आप कैसे किसी भी नॉन डांसर को भी एक डांसर जैसा फील करवा दो। तो उन्होंने बहुत ही तरीके से स्टेप्स को बांट के और वो गिनती 1 2 3 4 में डाल के उन्होंने मेरे को सिखाया, तो मैंने कहा यार ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर पंकज जी आपसे पूछे कि आपने इनको डांस सिखाया तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? वो इजी था या आपके लिए डिफिकल्ट था? नहीं, एक्सपीरियंस हमेशा से रविंदर सर के साथ अच्छा रहा है, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव है पूरी टीम को लेके। और आपको एक बात बताता हूँ, ये अंदर की बात है यूनिट की बात है, लेकिन ये जब भी होते हैं वहाँ एक माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सबको साथ लेके चलना, यूनिट के साथ घुल मिल जाना और स्टेप्स को प्रॉपर प्रैक्टिस करना, फिर उसको परफॉर्म करना, मतलब एक न्यू आर्टिस्ट की तरह हर चीज़ सीखना, मतलब एक सीनियर आर्टिस्ट के लिए इतनी बड़ी बात, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ को बहुत बारीकियों को देख के करते हैं कैमरा पे भी। तो जैसे हमने इनको गाना सुनाया तो एक बार इनका वही क्वेश्चन था कि यार गाने में कुछ ऐसा तो नहीं है कि गाएं और फिर, लेकिन हमने कहा नहीं बिल्कुल पारिवारिक सॉन्ग है, क्योंकि राजस्थान जो है वो आप अगर देखेंगे तो एक परिवार से जुड़ी चीज़ ही पसंद करते हैं। सही बात है। हमारे राजस्थान में कल्चर हमेशा से ही आगे रहा है, और हम लोगों ने कल्चर को देखते हुए, जैसे आप देख रहे हैं कि साउथ इंडस्ट्री हो या टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपने कल्चर को हमेशा आगे रखते हैं। तो उसी तरीके से हमने भी सोचा कि हम ज़्यादातर कल्चर पे फोकस करेंगे, जिसमें दादी भी डांस कर सके, नानी भी डांस कर सके, भाभी भी डांस कर सके। और आप जब इस गाने को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा परिवार है। सही बात। इसमें ननद भी है, भाभी भी है, जेठानी भी है, सब है। मतलब इस गाने में हमने जो फ्लेवर डाले हैं, और इससे पहले भी जो हमने गाने बनाए हैं, उसमें आप देखिए कुछ गाने तो हमारे ऐसे हैं जो वेडिंग्स में वायरल है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसे चल रहे हैं, वो फुल वायरल। तो वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पारिवारिक स्थिति को ही अपना मेन मोटो बनाया है, और हम पारिवारिक गाने ही लेके आएंगे, पारिवारिक सीरीज ही लेके आएंगे। आगे भी हम इस तरह की चीज़ करते रहेंगे, और सर का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। पंकज जी, आपने इस गाने के बारे में इतना कुछ बता दिया कि अब तो हमको भी एक्साइटमेंट हो रही है जल्दी से रिलीज हो और हम देखें इस गाने को। देखिए गाना तो रिलीज बहुत ही जल्द होने वाला है, वीडियो शूट हो चुका है, सब चीज़ तैयारी हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा टीजर तो दे ही देना चाहिए अपने दोस्तों को। क्या बोलते हो पंकज भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाना साहब इस तरह शुरू होता है, टंग टक टंग टक टक, हाय देखो नखरे वाली, गालों पे लाली, बड़ों कमान भी देखो घूंघट वाली। तो अब ये 4 लाइन से आप समझ रहे होंगे कि कैसा गाना हो सकता है। ये फुल डांस नंबर है, बहुत धमाल होने वाला है। सर एक पंच लाइन हो जाए, पंच लाइन। भाभी तेरी स्वैग वाली, हाय भाभी तेरी स्वैग वाली। बहुत बढ़िया। पंकज जी ने एक बात तो सही कही थी, जो धरातल से जुड़े होते हैं, जो ज़मीन से अपना एक करियर की शुरुआत करते हैं, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो एक अलग ही होता है। तो रविंदर जी, मैं आपसे पूछूं आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि आपने 2000 में सारेगामा के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आपने लगातार शो के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई और आज तक आपने क्या कुछ फेस किया? ये देखिए मेरा सफ़र भी वैसा ही है लगभग जैसा कि सभी कलाकारों का होता है। एक स्मूथ राइड तो कभी होती नहीं है, लाइफ वैसे भी उबड़ खाबड़ ही होती है। देखिए किसी भी करियर में देखें, जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था तो मैं एक फ़ौजी बनना चाहता था। क्या बात। और उसके लिए मैंने बहुत सीरियस प्रयास किए। मैंने 3 बार मेरा CDS UPSC एग्ज़ाम वो क्लियर किया, लेकिन मैं इंटरव्यू में हर बार मतलब मैं सेलेक्ट नहीं होता था। उनको समझ में आ गया होगा कि नहीं ये फौजी नहीं है, ये कुछ और है। तो वो डायलॉग हर बार मिलता भी था सुनने को। खैर मेरे फादर, क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड बता दूं, मेरे पिताजी न्यायिक अधिकारी थे, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के ऑफिसर थे। अभी तो खैर रिटायर हो गए हैं, समय हो गया उनको रिटायर हुए हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुम चुपचाप फालतू की चीज़ें छोड़ो, फौज वौज
ऐसा है LLB कंप्लीट करो अपना। तो फिर मैंने मेरा लॉ कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने मेरी प्रैक्टिस भी शुरू। इनफैक्ट जब ये 2000 वाला सारेगामा जब मैं गया था तो उससे पहले मैं एक एडवोकेट बन चुका था, एडवोकेट रविंद्र उपाध्याय बन के गया था मैं तो वहाँ से भी चलने लगी चीज़ें। और संगीत जीवन का मेरा एक बिल्कुल एकदम अभिन्न का अंग रहा है हमेशा, तो मैं उसको तो कभी छोड़ ही नहीं पाया। और बस लाइफ जैसे जैसे चली रही थी कि चैनल वी सुपर सिंगर 2004-5 में ये कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें यार रहमान, अदनान सामी और हिमेश रेशमिया जी वो हमारे जूरी थे। तो वो कॉन्टेस्ट में ऑल इंडिया वो जीत गया मैं, और उसके विनर होने की वजह से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने 3 साल के लिए कि स्टार टीवी नेटवर्क के साथ में, कि मुझे मुंबई ही रहना था। तब फिर मेरे पास फिर वो बहाना नहीं रहा कि अब मैं म्यूज़िक से दूर नहीं रह पाऊँगा, मुझे मजबूरन 3 साल वहीं रहना था। और मजबूरी, वो जो मजबूरी थी ना, उसी ने मेरा काम कर दिया। मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं विनर बन चुका था। मेरा पहला प्लेबैक मेरे जीतने के सिर्फ 6 महीने बाद ही आ गया था। फिल्म इकबाल में मुक्ता आर्ट्स की फिल्म थी, सुभाष घई जी का बड़ा प्रोडक्शन, और बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म भी रही वो, और बड़ी प्यारी सी कहानी थी संघर्ष की। एक बॉलर का संघर्ष था उसमें। तो उसमें आंखों में सपना, सपनों में आशा, ये मेरा पहला गाना था, हिमेश भाई का म्यूज़िक था उसमें। तो यूं करके चीज़ें चली। लेकिन मैं अब भी यही कहता हूं कि हम सभी कलाकार, जैसा अभी थोड़ी देर पहले पंकज भाई बता रहे थे कि भाई सीखने की कोशिश करता, मेरा हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं सीखूं, क्योंकि ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होता है। आप जब जैसे जैसे जहाँ भी जाएं, अब जैसे आज मैं आपसे भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किस तरह से अपने आप को संभालना है, क्योंकि देखिए आप रोज़, हमेशा जी, आप भी नए नए मेहमानों से मिलते हैं इस प्रोग्राम में, और आपको सबके बारे में पूरा भी मैंने देखा कि आपने कितनी लंबी तरीके से आपने इसको तैयारी, हाँ, मतलब होना ही चाहिए। यही सब चीज़ें सीखने की होती हैं। जब आप किसी भी काम को करने जाएं तो तैयारी के साथ जाइए, कोशिश कीजिए कि जितना रिहर्स कर सकते हैं रिहर्स करो। और तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। अब तक कुल 20 या 21 फिल्मों में मैं प्लेबैक कर चुका हूँ, हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा रीजनल फिल्म्स भी काफ़ी सारी की हैं मैंने, मराठी फिल्म भी की हैं, राजस्थानी भी की हैं, पंजाबी भी की हैं, गुजराती भी की है, एक बांग्ला फिल्म में भी मैंने गाया है, तेलुगु में भी गाया है मैंने, तमिल में भी गाया है मैंने, कन्नड़ में भी गाया है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, और ईश्वर की दया है कि ये प्रोसेस चालू है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो समय के साथ जैसे जैसे टाइम चल रहा हो वैसे वैसे मोल्ड होते रहना चाहिए। मेरा अनुभव अब तक का यही कहता है कि एक जो है ना, लचक होनी चाहिए कलाकार में, लचीला होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस भी सिचुएशन में जैसे भी डालो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसमें फिट हो जाए। तो अभी पिछले कुछ सालों से राजस्थानी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत अच्छा कर रही है, और बड़े अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, युवा बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अपनी भाषा में बने हुए गानों को जब अपने प्रदेश के युवा पसंद करते हैं तो वो एक बहुत ही मतलब जोश दिलाने वाली चीज़ होती है एज एन आर्टिस्ट, मेरे लिए भी और सभी के लिए, इनफैक्ट हम सभी के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से बूम पे है इंडस्ट्री। बाहर से जितने भी बड़े नाम हैं वो सब अब राजस्थानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि किस तरह से वो लोग नए आर्टिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये बड़ा अच्छा एक सिनेरियो है ओवरऑल जो मैं देखता हूँ। रविंदर जी, आपने कहा चूंकि आप एक वकील बन चुके थे जब आप पार्टिसिपेट करने गए थे, इसके अलावा आपने फौज के अंदर जाके भी आपने कोशिश की थी, तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आपने सोचा नहीं मुझे तो सिंगर ही बनना है? सही मैं बात बताऊँ आपको कि मतलब ईमानदारी वाली बात कि देखिए, हर एक मतलब एक युवा की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी एक 21-22 साल के लड़के से किसी से बात करेंगे, आप 23 साल के लड़के से बात करेंगे, तो अधिकांश, बहुत कम ऐसे होते हैं कि हाँ जी मेरा तो फोकस सेट है, मेरे को तो ये मेरे पापा का बिजनेस ही संभालना है, या मुझे CA बनना है, या मुझे, मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं महा कन्फ्यूज युवा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। मैंने जब ये 2000 वाली सारेगामा में चला गया तो वहाँ पे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम मुंबई क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं जा रहा, मेरे तो तैयारी नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा मुंबई। मैं नहीं गया, मैं वापस आ गया। और इस तरह से मतलब एक कहना चाहिए, कई बार एक बहुत, जब ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने होते हैं ना तो आप दिशाहीन हो जाते हो।
ये भी एक बात है। तो लेकिन अब परिस्थितियां सबकी अपनी अपनी हैं, कैसे कैसे किसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी सही सही आपके लिए हो, कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो आपको आगे जाके जीवन में बहुत नुकसान भी देती है। आप लगता है यार गलत फंस गए। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो अपना पैशन नहीं जी पा रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने जॉब से खुश नहीं है, अपने बिजनेस से खुश नहीं है। आप कितने लोगों से आप बातचीत कीजिए, अगर मन से, सच्चे मन से अगर वो बात कर रहा होगा तो वो पक्का बता देगा आपको कि नहीं यार मैं सच बात बताऊँ, मैं यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मेरे उस प्रोफेशन में, मेरे उस पैशन में रखा जहाँ पर मैं अपना काम करके खुश होता हूँ, मुस्कुराता हुआ आता हूँ, और जो मेरे काम को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाते हम लोग, किसी का खून नहीं पीते और जो है बस खुशियाँ बांटने का काम दिया है भगवान ने। तो नाउ आई एम रियली हैप्पी, दो इट्स अ टफ इंडस्ट्री, इट्स अ सुपर कॉम्पिटिटिव फील्ड जहाँ पर रोज़ नए नाम आते हैं, उभरते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, मैं खुश भी होता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें मेरा क्या नुकसान है। लेकिन हाँ, टफ है, कंपटीशन है, लेकिन जीवन इसी का नाम है, और मुझे लगता है कि ये ताक दिन तो चलती रहनी चाहिए, वरना अगर बिल्कुल एकदम सीधे सीधे चलोगे थोड़ी देर बाद नींद आने लग जाएगी और आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए उबड़ खाबड़ होना चाहिए रास्ता, तब आता है मजा। रविंदर जी, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब पेरेंट्स पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर बोलते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं हमें सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि पैशन और प्रोफेशन ऐसा चूज करिए जो आप खा सके और कमा सके। तो आपने कैसे मनाया अपने घर वालों, क्योंकि आपने बताया कि आपके जो फादर थे वो वकील थे। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, सटीक है, और मेरा हिसाब ये है, जब मैं पिता बना हूँ तो ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि देखिए हर एक माता पिता के मन में ये घबराहट होना वाजिब है। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा दिशाहीन होकर भटके या एक ऐसा काम करे जिससे समाज में उसे इज्जत मिले, नाम मिले, पैसा भी मिले, अपने बच्चों को कमा के खिला भी सके और हमारा भी ध्यान रख सके बुढ़ापे में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा मैं कभी कभी दुखी भी होता हूँ, और थोड़ी विडंबना है हमारे भारतीय परिवेश की कि हम अब तो खैर चीज़ें थोड़ी बहुत बदल गई हैं, अन्यथा आज से 15-20 साल पहले अगर हम लोग देखें, 15-1 साल पहले देखें कि सिंगिंग और इनफैक्ट सभी आर्ट फील्ड को मतलब एक सिक्योर प्रोफेशन के रूप में कोई भी नहीं देखता था। और इस बात पे हमेशा क्वेश्चन रहता था कि हाँ गाना तो गाते हो लेकिन करते क्या हो, राइट? तो वो चीज़ होती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अनिश्चितताओं से भरा हुआ सफ़र है ये, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो ऊंचाई मिल पाए जहाँ पर वो जो है अपना एक वो बोलते हैं ना कि एक फेस वैल्यू है, एक ब्रांड वैल्यू बने उसकी। लेकिन फिर भी अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस माहौल में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप ये देखिए कि आज की सिचुएशन ये है कि गांव-गांव में यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और वो लोग अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो अब जाके सिचुएशंस सुधरी हैं, लेकिन ये है कि एक स्टेबिलिटी जो है ना, ये हमें अपनी मानसिकता में लानी ज़रूरी है समाज में, कि जब भी आप किसी कलाकार को देखें, चाहे वो छोटे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप ये ज़रूर मन में धारण करें कि देखिए इन्होंने हिम्मत की है धारा के विपरीत बहने की, और ये बहुत हिम्मत वाला बड़ा ताकतवर आदमी है जो जमा हुआ है इस काम में। मैं आपको सच में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सब मम्मी पापा को स्पेशली कि भाई विश्वास करो अपने बच्चों पे और उनके सपनों पे भी विश्वास करो। ये बात सही है कि सपने हमेशा सच हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास ही नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करें, आप अपने बच्चों के मन की बात जानें, समझें, उस भेड़चाल में आप खुद भी मत पढ़ो और उनको भी मत डालो कि 8वीं क्लास से ही आप जो है यूपीएससी की तैयारी शुरू करवा दो और 5वीं क्लास से आप IIT की तैयारी शुरू करवा दो। मुझे घबराहट होती है,
ये देख के कि 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का बच्चा अपना बचपन खो रहा है। आज देखो एक जोरदार बात बताता हूँ। जयपुर में हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का रिवाज है और ज़बरदस्त पतंगबाजी होती रही है हमेशा। लेकिन पिछले 5-6 साल में मैंने ये ट्रेंड चेक किया है कि पतंगबाजी हल्की पड़ रही है, आतिशबाजी ज़्यादा हो रही है। जी, बताओ क्यों? भाई पतंग उड़ाना एक आर्ट है और वो आप तब नॉर्मली बचपन में ही इस तरह की सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और सीख लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कि तैराकी है, वो बचपन में अगर 8, 9, 10 साल के बच्चे को सिखा दोगे सीख लेगा। 40-45 साल के मेरे जैसे किसी पुरुष को आप बोलोगे भैया जा अब तू तैराकी सीख, घुड़सवारी सीख, अभी साइकिल चलाना सीख, तो नहीं होगा। एक उम्र होती है कुछ चीज़ों को करने की, जब वो उम्र ही निकल गई, जीवन में रस रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जीवन में कुछ ना कुछ, मैं आप आइए मेरे घर कभी आइएगा। मैं जब भी जयपुर आता हूँ और स्पेशली सर्दियों में आता हूँ, घर पधारो आप। मैं अगर 4-5 बजे बाद अगर मैं घर पे हूँ तो मैं आप छत पे लटका हुआ मिलूंगा, आपको पतंग उड़ा दूंगा। ये पैशन है, मैं क्या करूँ? मैं होली है और रंग ना खेलूँ ऐसा हो नहीं सकता। दिवाली है और मैं जो है पूजा अर्चना ना करूँ, मैं पटाखे ना चलाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। भाई जीवन को हमारा इंडियन जो लाइफ, हमारा जो कल्चर है ना, वो ऐसा है कि पूरा जीवन एक उत्सव है। हमारे यहाँ रोने पीटने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ खुश रहने का रिवाज। हम आनंद से जीवन को जीते हैं, चकाचक, कोई मुंह लटकाने का कोई काम ही नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं यही कहता हूँ कि अब वो छोटे बच्चे दे आर मिसिंग आउट दिस थिंग। अब वो पतंगें कम हो रही हैं। आसपास कॉलोनी में मुझे पेच लड़ाने वाले बच्चे नहीं मिलते, मैं कैसे लड़ाऊँ किसके साथ? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए बच्चों का बचपन मत छीनो, उनको करने दो मस्ती। और ये इससे ज़रा प्लीज़ बचा के जितना हो सके बचा लो। मतलब ये एक ऐसी आफत है कि हमारी मजबूरी हो गई अपनी, तो मजबूरी हो गई है। ठीक है, प्रोफेशनल मजबूरियां एक अलग चीज़ है। अरे भाई अब क्लास 9th 10th 11th वाला बच्चा, उसको अपने दोस्तों के साथ मिलने जुलने, दौड़ना है, भागना है, क्रिकेट खेलना है, दौड़ना है, फुटबॉल खेलना है, पतंगे उड़ानी है, वो सब चीज़ करनी है। सुबह 6 बजे स्कूल के लिए जाएंगे, 2 बजे स्कूल से आएंगे, 3 बजे ट्यूशन के लिए जाएंगे, 4 बजे जाने काय के लिए जाएंगे, खेलने का टाइम ख़त्म, रोटी खाने का पता नहीं है। और फिर उसके बाद फिर ये बीमारी और हुए तो रात को 12 बजे तक इसमें चिपटा रहेगा, सुबह आंखें करके उठेगा। अरे यार कम ऑन यार, दौड़ो भागो निकलो और जीवन को जी लो, क्योंकि यही वही तो टाइम होता है बच्चों का। आज हम देख रहे हैं इम्यूनिटी कम हो रही है, तो मिट्टी में नहीं खेल रही जी। अपन तो लौट जा हम तो घुस जाते थे कहीं भी, कभी पेड़ पे लटक गए, कभी कुछ कर रहे हैं। अब बच्चे आज करो नहीं हाथ में गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भैया इसके जितना आसपास रहोगे प्रकृति के, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो सब पेरेंट्स से कहता हूँ शांति रखो, ये जीवन है, ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ न कुछ लिख के भेजा हुआ है। अगर सारी कलम आपकी कलम में इतना ही दम होता तो आप स्वयं फिर महाराज नहीं बन जाते। तो इसलिए उसको भी बढ़ने दो, एक अलग व्यक्तित्व है, उस पेड़ को फलने फूलने दो। आपका काम है उसको सही टाइम पे उसको हाँ टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा हो, छंटाई जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। रविंदर जी कि अपने पैशन को चूज करो, उसके लिए मेहनत करो, सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा खुश रहो। मैं आपसे पूछना चाहूँगी पंकज जी, जिस तरीके से, क्योंकि आप प्रोड्यूसर से पहले कोरियोग्राफर है, तो आपकी जर्नी कैसे रही? क्योंकि आपने रेमो डिसूजा, गीता कपूर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड के अंदर, तो आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही स्मूथ रही है, क्योंकि मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से ही हूँ। और जैसा अभी सर ने बोला कि कोई वकील बनना चाहता है या कोई कुछ बनना चाहता है, तो मेरे घर में शुरू से ही ऐसा नहीं था। मतलब मेरे घर में शुरू से ही छूट थी कि जो बनना है जो बनो। वेरी गुड। कभी मैथ्स में नंबर कम आ गए तो कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि जाके सीधा बोलते थे पापा नंबर कम आए, तो पापा खुश होते थे, ठीक है आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हमको तो पिटाई का डर लगता था। तो कहने का मतलब वो डर तो पहले ही नहीं था। तो जब डर नहीं था तो एक्सप्लोर करना इजी था। बट कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है आपके साथ कि जैसे मेरे नाना जी म्यूज़िक प्रोफेसर थे, तो अब उनकी बेटी का बच्चा हूँ मैं, तो फिर मेरे पर भी एक जिम्मेदारी होती है कि म्यूज़िक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं करूँ। तो फादर, जैसे सारे फादर ऐसे होते ही हैं, तो फादर को हमेशा बच्चे की सिक्योरिटी की चिंता होती है कि बच्चा आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, पापा कभी कभी सोचते थे ऐसा,
बट मम्मी को हमेशा फुल भरोसा था कि हाँ ये तो यही करेगा और बहुत अच्छा करेगा। तो फिर वो ये कह सकते हैं आपकी माँ का आशीर्वाद रहा। फिर मेरे गुरु, मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा मैंने अपने गुरुओं से। तो मेरी गुरुजी रही है ज्योति भारती गोस्वामी जी। तो जैसे उनसे जब मैंने सीखा तो हमेशा मोटिवेट किया उन्होंने, मतलब आगे की तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर आप ये देखिए मेरी जर्नी ज़्यादा एज ए जूरी रही है, एज ए जज। तो मैंने रेमो सर के साथ भी एज ए जजमेंट किए, एज ए जज। रेमो सर भी बैठे हैं चेयर पे, मैं भी बैठा हूँ, हम शो को जज कर रहे हैं। उसके 7 दिन पहले 7 डेज बिफोर मैंने गीता मैम के साथ जजमेंट किया। गीता मैम बैठी हैं चेयर पे, मैं बैठा हूँ, हम लोग जजमेंट कर रहे हैं शो। फिर उसके साथ साथ जो भी शो मतलब राजस्थान लेवल पे एक अच्छे लेवल पे होते थे, उनमें लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉलेज स्टेज पे बच्चे को देखना। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा हारता था, आप शायद पहली बार सुनेंगे ये कि जो बच्चा हारता था वो भी खुश होके जाता था। आधे जो शो के प्रोड्यूसर होते थे वो तो मुझे इसलिए बुला लेते थे कि लड़ाई ना हो बच्चों में कि पंकज को बुलाया जाए, क्योंकि मेरा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा था बच्चों के साथ, मेरा प्यार बहुत अच्छा था बच्चों के साथ। तो जो भी जो करते थे तो इस तरह मैं उनको उनकी कमियां बताता था कि उनको कभी दिल पे भी ना लगे। और एज ए डांस टीचर, एज ए डांस कोरियोग्राफर हम उसको देखते थे, हम उसे एज ए पार्टिसिपेट नहीं देखते थे। और जब भी कंपटीशन में, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी कोई भी शो हो या कोई भी टैलेंट हो, अगर आप वहाँ पे जूरी हैं तो आप उसको कंपटीशन के माध्यम से ना देखें, क्योंकि आप तो जूरी हैं। कंपटीशन बच्चों के लिए है, हाँ। आपके लिए नहीं है। तो आप एज ए जूरी ना देखें उसे, आप देखें एज ए फ्रेंड, एज ए गुरु। तो अगर आप एज ए गुरु देखेंगे तो आप सिर्फ उसकी कमियां देखेंगे, तो उसमें उसकी वैल्यू रहेगी और आप उसको उसकी कमियां निखारने का तरीका बताएंगे कि आप इसको ठीक करो, देन यू आर द नेक्स्ट विनर। तो वो और खुश होगा और मोटिवेटेड होगा और मोटिवेट होगा। और अगर आप उसको डायरेक्ट ये बोलेंगे नहीं 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 तुम तो अच्छा नहीं कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये तो फिर कहने का मतलब वो तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होगा और वो उस आर्ट के लिए भी डीमोटिवेट हो जाएगा। सही बात। हो सकता है वो आने वाले टाइम का माइकल जैक्सन हो, या जैसे रेमो सर आए, रेमो सर हो, या कोई भी और हो। तो इस तरह मुझे मेरे गुरुओं ने बहुत प्यार किया, मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया। तो शायद मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि सब जो भी अच्छे जूरीज हैं जो शो जज करने जाते हैं, वो बच्चों को इसी तरह गाइड करें। बहुत बढ़िया। और फिर हम जब एज ए प्रोड्यूसर मैं आया, तो एज ए प्रोड्यूसर आने के बाद मेरा पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि सब बोलते थे कि यार जैसे वेडिंग्स कोरियोग्राफी भी हम लोग मोस्टली करते ही थे, तो ज़्यादातर लोगों में ये रहता था कि सर कुछ नए गाने नहीं आते हैं, कुछ पारिवारिक नहीं आते हैं, क्योंकि वेडिंग का मतलब ही परिवार है। Obviously. तो कुछ पारिवारिक नहीं आ रहा है। फिर हमने फर्स्ट सॉन्ग लिखा बहू जी पधारे अंगना। अगर आप उस गाने को देखेंगे तो वो ऐसी ऐसी जगह पे हुआ है, मतलब कंट्री से बाहर भी हुआ है, इंडिया से बाहर भी 3-4 कंट्री में परफॉर्म किया लोगों ने उसे। तो वो हमारे लिए इतनी खुशी की बात थी, मतलब तो उससे हमें थोड़ा और हिम्मत मिली और हमने और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब सर की आवाज़ हमें चाहिए थी जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए हमने 6 महीने वेट किया और 6 महीने के बाद सर की डेट मिली हमें, क्योंकि इज लॉट्स ऑफ बिजी दैट टाइम। ये बहुत बिजी थे उस टाइम, इनके टूर चल रहे थे। तो ये मेरी जब लास्ट बात हुई तो उस टाइम ये दुबई थे, फिर दुबई के बाद इनका मस्कट, मुंबई, इधर फिर ये टूर पे रहते हैं, तो इनके लाइव शोज चलते रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमारे जो म्यूज़िक अरेंजर हैं उन्होंने बोला कि चलो यार कोई दूसरा सिंगर ट्राई कर लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं एज ए प्रोड्यूसर वहीं पे अटका हुआ था कि नहीं यार, मेरे को किसी की भी आवाज़ बैठ नहीं रही है, मुझे आवाज़ तो वही चाहिए। तो फिर हमने इनका वेट किया। आप सोचिए 6 महीने वेट करना, मतलब एक गाने के लिए। नहीं, सच बात है। सर को हमने कैसे भी टाइम निकलवाया इनसे, और इन्होंने हमें समय दिया। बहुत लंबा। ये जहाँ पर भी थे वहीं से इन्होंने हमें समय दिया। इन्होंने हमें रिकॉर्ड करके वोकल दिए और उसके बाद हमारा ये गाना रेडी हुआ। और आप जब सुनेंगे इसको, मैं कह रहा हूँ एक ऐसी चीज़, आपको उसमें एक राजस्थानी कल्चर की, आर्ट की खुशबू आएगी। उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसे अपने परिवार के साथ, दादी के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, सबके साथ बैठ के सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ डांस कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमने एक पारिवारिक चीज़ बनाई है।
और हमेशा इंस्पिरेशन यही रही है हमारी कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें सिर्फ यंगस्टर्स नहीं जुड़ने चाहिए, पूरा परिवार जुड़ना चाहिए। जैसा कि होता है ना हमारे राजस्थान में जॉइंट फैमिली, सब लोग साथ रहे, है ना, चाचा भी हो, दादा भी हो, तो इसमें आता भी है सारा, तो हम सबका नाम आता है। तो हमारी सबकी लाइनें हैं इसमें। तो हमने इसी तरह के गाने बनाए। आप पहले भी हमारे गाने अगर सुनेंगे तो सब गानों में यही वाइब्स है कि पूरा परिवार, मतलब आपको शायद सूरज बड़जात्या जी याद आ जाएंगे। हम राजस्थान के अंदर वही फील लेके आ रहे हैं कि एक पारिवारिक फील नजर आना चाहिए। और फैमिली का, जब मेरे पास काफ़ी फैमिलीज के मेरे पास रिव्यूज़ ऐसे ही थे कि सर क्या गाने आ रहे हैं, ये समझ में बिल्कुल नहीं पंकज जी, मेरे को याद आया क्योंकि आप दोनों ही परिवार संस्कार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने कहा जो आपका सॉन्ग आ रहा है उसको आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। लेकिन आजकल जो हम सॉन्ग देखते हैं जिसमें अश्लीलता टाइप में बहुत सारी चीज़ें होती है, और आपने पहले भी कहा कि बच्चों के आज जो एडिक्शन है फ़ोन का बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को आप देखते हैं? दो बातें हैं। पहली चीज़ तो होती है ज़रूरत। जैसे मान लीजिए हम लोग जब कोविड में जिस तरह हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से एक पॉजिटिवली हमने यूज़ किया, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती रहीं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भारत में आया। उससे पहले ये कल्चर क्या, ये टर्म यूज़ ही नहीं करते थे कभी। विदेशों में होता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं था ये सब चीज़ कि भाई वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, यहीं आओ और काम करो। तो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से पॉजिटिवली अगर हम लोग यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। सीखने के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो ऑनलाइन आपके पास इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है कि जिसको आप यूज़ करके आप अपने पढ़ाई लिखाई में भी यूज़ कर सकते हो, काम में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वो ये कि हर एक चीज़ का एक दूसरा हिस्सा भी होता है, मतलब दूसरा पहलू जो है। वो पहलू यही है कि एडिक्शन एक इस तरह का हो गया कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। मैं खुद भी कई बार सोचता हूँ कि यार इतना स्क्रीन टाइम हो जाता है, ये नहीं तो फिर कंप्यूटर पे बैठे हुए होते हैं, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन कोशिश करके, वो तो कोशिश ही करनी चाहिए, जैसे व्रत करते हैं ना, मैं तो सोच रहा हूँ वैसा एक दिन सप्ताह में एक दिन व्रत कर लो, आज मोबाइल व्रत है मेरा। तो ऐसा व्रत रखने की कोशिश करें। दूसरा मैं ये करता हूँ, जैसे ये प्रैक्टिकल है कि आप एक टाइम निश्चित कर लीजिए। नॉर्मली अब जैसे हम लोग भी हैं तो कभी भी कोई 12-1 बजे भी कभी फ़ोन आ जाता है, लेकिन मैंने इस तरह से एक अपना बना लिया है कि मैं 11 बजे के बाद मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। 11 बजे के बाद मेरा फ़ोन नेटवर्क पे नहीं होता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, जिससे कि वो अनावश्यक जो पूरी रात जो रेज़ हैं वो भी आप कुछ देर के लिए उनको शांति मिले, इसको भी मिले शांति। और बस आप अपना चार्ज भी चाहें तो करें, वरना 1-1.5 घंटा लगता है चार्ज, वो हो जाएगा सुबह। तो यूं करके आप थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करो, और इससे थोड़ा सा दूरी मोबाइल से अगर कुछ समय के लिए दूरी बना सकें तो बेटर है। और अच्छा, दूसरा ये आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर आप करोगे नॉर्मली, मैं बच्चों से और नॉर्मल मेरे जैसे सभी फ्रेंड्स से बात कर रहा हूँ कि अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करोगे ना तो आप स्वतः ही इससे दूर हो जाओगे। अब चाहे आप थोड़ा टाइम खेलने में लगा दो या क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, उस टाइम पे तो आप नहीं कर सकते हो ना, ये सब खेलना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे कुछ बहाने ढूंढो कि इससे अपने आप बचो। और बाकी ठीक है, यूज़ करो, पॉजिटिवली यूज़ करो, मज़े लो, कोई टेंशन नहीं है। जीवन उत्सव है, मैं बार बार यही कहता हूँ, इसको सेलिब्रेट करो, हर चीज़ को टेंशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। रविंदर जी, पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े क्योंकि क्वेश्चन हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें करनी है, और आपसे बात कर लग रहा है कि ऐसी बातें करते जाए, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। और जाते जाते आप नवतेज टीवी में, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते 2 गाने, एक आपकी पसंद का और एक मेरी पसंद, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, रक्त चरित्र का जो आपका गाना है, जो आपने तेलुगु में भी गाया। तो कोई भी 2 गाने, एक आपकी पसंद और एक रक्त चरित्र का। जी, रक्त चरित्र वाले गाने की कहानी बड़ी लंबी है, हालांकि मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। हुआ ये था कि हिंदी में मैंने पहले गाया था, और रक्त चरित्र 1 का टाइटल सॉन्ग था ये। और जब ये गाना दक्षिण भारत में, क्योंकि ये तेलुगु तमिल तीनों ही भाषा में बन रही थी फिल्म, जब तेलुगु में बननी शुरू हुई तो सूर्या जो सुपरस्टार हैं वहाँ तेलुगु के बहुत बड़े, तो सूर्या ने ये वाला गाना हिंदी में मेरी आवाज़ में, जो हम लोग सुनते हैं मिला तो मरेगा, ये वाला उन्होंने सुना था। और उन्होंने ज़िद की कि मुझे सेकंड जो इसका पार्ट बन रहा था उसमें वो लीड कर रहे थे, तो बोले मुझे यही टोन चाहिए तेलुगु में भी।
तो फिर मैंने तेलुगु में भी गाया और पर जोरदार बात बताता हूँ कि इस गाने को डब करने में मुझे 3 दिन लगे क्योंकि एक तो क्या है कि इस गाने का पिच बहुत लो, मिला तो मरेगा, मिला वो बिल्कुल लो 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 ऐसा, और फिर उसमें भी पंच चाहिए, तो वो सब। और फिर क्योंकि वो भाषा जब दूसरी भाषा होती है तो आप कहीं ना कहीं आपसे ज़ुबान में कहीं ना कहीं अटकती है, तो वो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते थे। तो 3 दिन तक हम लोग उन चेंजेस को ठीक करते, फिर भेजते, फिर कहीं कोई चीज़ गलती हो जाती फिर वो भेजा जाता। तो इस तरह से वो गाना डब हुआ और अच्छा रहा अनुभव बहुत। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाने को रिलीज़ हुए हुए देखिए 2011 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और आज हम लोग 2023 में 24 में, इनफैक्ट 24 आने वाला है, 13 साल हो चुके हैं इस गाने को आए हुए, और ये एक नशे की तरह सिर पे चढ़ के बोल रहा है। रेमो सर का उसमें कोरियोग्राफी थी इस गाने में और एक अलग पावर है इस गाने में, मज़ा आ जाता है। 2 लाइनें हो जाए इसमें। मिला तो मरेगा, मिला तो मरेगा, जाग जाग भाग भाग, मिला तो मरेगा, मिला तो मरेगा, रा 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 रा। बहुत बहुत शुक्रिया रक्त सर। चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित ये गाना मेरी पसंद का गाना जो है वो फिल्म तलाश का मेरा गाया हुआ गाना, वो मुझे बहुत पसंद है। राम संपत जी का म्यूज़िक है, मेरे साथ इसमें सोना महापात्रा जी ने आवाज़ दी है। मैं मेरे कुछ लाइन्स आपको सुना रहा हूँ। क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर जो खींचती है, जो ले चली है अब यूं मुझे तेरी ओर। जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना। क्या बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू। बहुत सुंदर।